हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। मेरा नाम है रोशन कुकरेजा और मैं ई सरल में आपको एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज का थर्मोडायनेमिक्स पार्ट थर्ड, ठीक है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, की पॉइंट्स और माइंड मैप से हम समझेंगे कि चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। और टॉपिक्स कौन कौन से कवर कर रहे हैं हम? एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, राइट। और यहाँ पे माइंड मैप्स की हेल्प से भी आप चैप्टर को, पूरे चैप्टर को फटाफट फटाफट रिकॉल कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, फटाफट सारे नोटिफिकेशंस आपके पास वहां पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन पार्ट थर्ड। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज हैं, ठीक है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि ये दो चीजें, ये दो नए लॉज हमको क्या बताते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट देयर फोर लॉज, राइट। और इन फोर लॉज में ही यूनिवर्स की वर्किंग समझ में आ जाती है हमको, ठीक। तो हम इन लॉज से ये जज करेंगे कि हमें जो लिमिटेशंस जीरोथ और फर्स्ट लॉ में मिली उसका यूज करके हम इनसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी के फिनोमिना को। अब जैसे ही हम बात करते हैं यूनिवर्स के वर्किंग की, तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें नेचर में होती हैं, जैसे कॉस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी। हम उतना आगे भी ना जाए तो हम अपनी अर्थ में, अपने सोलर सिस्टम में, हमारी नेचर में हम देखें तो जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। पानी एक, ठीक है, हिल से नीचे गिरता है, ठीक है। ग्रेविटी कैसे हमको अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है। कैसे किसी चीज़ को, वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे सवाल के जवाब हमको नेचर देती है और नेचर में ऐसा होता है। नेचर में एक चीज़ और होती है, स्पॉन्टेनिटी। ये वर्ड मैं बार बार यूज़ करूँगा इस पार्ट में। स्पॉन्टेनिटी एक नया टर्म यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं। स्पॉन्टेनिटी होती है नेचर में, यानी कि नेचर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस वर्क करने की टेंडेंसी होती है नेचर की। अब हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की, तो क्या ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैकेनिक्स वाली डायरेक्शन नहीं है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जैसे कि किसी गर्म चीज़ का ठंडा होना। तो गर्म टू ठंडा इज अ डायरेक्शन, बट कभी भी अपने आप ठंडा टू गर्म नहीं होता है, राइट। अगर होगा भी तो कोई आप ठंडी चीज़ लेकर आओगे तो वो गर्म हो जाएगी। ऐसे नहीं कि जो आप गर्म चीज़ लेके आए वो ठंडी हो गई और वापस से गर्म हो जाए, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि कोई ठंडी पानी की बोतल हम लेकर आ गए बाहर तो वो गर्म हो जाएगी। ऑब्वियसली होगी, लेकिन क्या वो वापस से उतनी ठंडी हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन नेचर में कभी फॉलो नहीं होती है। तो ये जो हम नेचर में प्रोसेसेस देखते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ये नेचर में स्पॉन्टेनिटी को देखने की वजह से हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम फर्स्ट लॉ देखें तो फर्स्ट लॉ एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करता है, बट एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, किस पर्टिकुलर प्रोसेस में, किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, इसके बारे में हमको फर्स्ट लॉ नहीं बताता। तो इसलिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। और एक नया शब्द हम यहाँ पे सुनेंगे, वो शब्द क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है। स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने की आदत। अगर मैं आपसे बोलूँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, तो आसान भाषा में जो अपने आप जो प्रोसेस होते हैं, जो नेचर में खुद ब खुद प्रोसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का किसी हाइट से नीचे गिरना, ठीक है, लेकिन मैं उसको नीचे से ऊपर ले जाना चाहूँ तो मुझे मोटर लगानी पड़ेगी। ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, यानी ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। उसको मेहनत से हम उसको वर्क करके ऊपर ले जा रहे हैं, राइट। इफ़ यू ड्रॉप अ बॉल, वो नीचे आएगी, वो अपने आप ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे आगे, बट मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते क्या है। तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जहाँ पे एक्सटर्नल इंटरवीन ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, हम बाहर से इंटरफेयर ना करें, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझाने के लिए हमें एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी। हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चाहिए, जो कि थर्मोडायनेमिक
वेरिएबल चाहिए जो कि हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ बता सके, और वो नया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहलाएगा आपका एंट्रोपी। क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी हम कहीं ना कहीं उस एक फ्रैक्शन की बात करेंगे, जो टोटल एनर्जी है ना, जो एनर्जी कंजर्व्ड है, तो उसमें से कुछ एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी कहाँ जाता है हमें पता नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लेटेंट एनर्जी है, ये लेटेंट हीट है, नहीं। लेटेंट हीट में तो आपको फेस चेंज होते हुए दिखा था, राइट। ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हमने नया डिफाइन किया है, ये एंट्रोपी जो वर्ड है, ये एक्चुअल में आपसे बात क्या करना चाहता है, ये आपको बताना क्या चाहता है? किसी भी चीज का अव्यवस्थित होना, डिसऑर्डर होना, ठीक है, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर डिसअरेंजमेंट, इनडिसिप्लिन्ड फॉर्म जो होता है, उसको हम, उसके मेजरमेंट को हम कहते हैं एंट्रोपी। तो किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी क्या कहलाता है? किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी वो वेरिएबल है कि वो सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर फॉर्म में है, कितना ज्यादा इनडिसिप्लिन फॉर्म में है। इफ आई से कि आई कीप अ स्टैक ऑफ बुक ऑर्गेनाइज्ड इन माय रूम, मेरे को ये हायर चांसेस है कि जब मैं बाद में देखने आऊंगा तो वो ऑर्गेनाइज जितनी है उतनी रह सकती हैं, लेकिन ये भी चांस है कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। यानी कि नेचर जो है, नेचर अपने आप को डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करती है, और यही कारण है किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने का। यानी नेचर क्या चाहती है? नेचर चाहती है कि आई मूव इन अ डायरेक्शन वेयर देयर इज मोर डिसऑर्डर। ठीक, तो उसी का मेजरमेंट है एंट्रोपी। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस which moves in a particular direction of what? Of increasing disorder। तो एंट्रोपी क्या है आपका? एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो कि आपको क्या निकाल के देता है? विच इज यूज टू डिटरमाइन द एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। बेसिकली जब भी कभी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो टोटल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया किससे? फर्स्ट लॉ से। लेकिन वो जो टोटल एनर्जी है वो कहाँ गया, उसने क्या वर्क किया, क्या एक्चुअल वर्क क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक ओपन कंटेनर है, ठीक है, अगर मैं हीट करता हूं तो जो टोटल एनर्जी मैंने दिया, क्या वो टोटल एनर्जी जो मैंने दिया वो टोटल का टोटल एनर्जी उसकी एंथैल्पी को बढ़ाने में लगा? ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी आप जो एनर्जी ट्रांसफर करते हो सिस्टम की एंथैल्पी को बदलने के लिए, उसमें से जो भी आपने एनर्जी दी उसका कुछ फ्रैक्शन क्या करेगा? एंथैल्पी को बदलेगा, और कुछ फ्रैक्शन जो है वो क्या करेगा? सिस्टम के डिसऑर्डर को बढ़ाएगा या सराउंडिंग के डिसऑर्डर को बढ़ाएगा। ठीक है, जो आगे आने वाला पार्ट है सेकेंड लॉ, वो इसी के बारे में बात करेगा। तो आपने अगर किसी को 15 जूल एनर्जी दी, ये सोच के कि उसकी सिस्टम की एंथैल्पी में 15 जूल का परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस 15 जूल में से लेट से 12 जूल ही क्या कर पाया? उसकी एंथैल्पी को बदल पाया, और जो बाकी का आपका 3 जूल है वो कहाँ गया? उसने सराउंडिंग और सिस्टम के डिसऑर्डर, एंट्रोपी को चेंज किया, बढ़ाया। क्लियर? तो हम कहना क्या चाहते हैं कि एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जो किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को बयां करता है। ठीक है, और उसमें से जो यूजफुल आपका काम है, जो एक्चुअल में आपका वर्क हुआ है, जो एक्चुअल में आपका एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, उसका कैलकुलेशन भी बताता है कौन? एंट्रोपी। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सच एज इन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। कहते हैं ना, जब एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ठीक है, एक तरीके से हम कहें कि एक फॉर्म ऑफ दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जब कन्वर्जन होता है तो कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, राइट, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो जो टोटल आपने एनर्जी ट्रांसफर किया उसका कौन सा फ्रैक्शन, कितना हिस्सा काम का है, वो भी एंट्रोपी से पता लगेगा। एक्चुअली में आगे एक वेरिएबल और आएगा, उससे भी हमको ये चीज 100% क्लियर तब हो जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ ऑर्डर या डिसऑर्डर। बेसिकली हम ये बोलते हैं कि डिसऑर्डर जितना ज्यादा होता है, एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होती है। और नेचर क्या चाहती है? नेचर चाहती है इसको बढ़ाना। अगर नेचर एंट्रोपी को बढ़ाना चाहती है तो नेचर क्या चाहती है? डिसऑर्डर भी बढ़े। ठीक,
तो एंट्रोपी से हमको क्या पता लगता है, नेचर का डिसऑर्डर। और जब आप एंट्रोपी को मेजर करते हो तो कैसे करते हो, इस इक्वेशन से। इससे मेजर थोड़ी करते हैं, इससे तो फाइंड आउट करते हैं, मेजर कैसे करते हैं। यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है डी क्यू रिवर्सिबल। सपोज ये एक सिस्टम है, राइट। इस सिस्टम को मैं रिवर्सिबली हीट ट्रांसफर कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो सर इरिवर्सिबली करोगे तो क्या होगा, इरिवर्सिबली करेंगे तो उसका टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी बदलेगा, इंटरनल एनर्जी बदलेगा तो उसका एंथैल्पी बदलेगा। यानी कि अगर मैं हीट को इरिवर्सिबली ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा कि उस इरिवर्सिबल ट्रांसफर से टेम्परेचर में बदलाव आएगा, टेम्परेचर बदलेगा तो आपका एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज नॉन जीरो होगा। यानी कि जो हम एनर्जी डिसऑर्डर को कैलकुलेट करने में लगा रहे हैं वो कहां जाएगी, वो उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी को चेंज कर देगी। समझ में आ रही बात। अब रिवर्सिबली हीट ट्रांसफर करने से क्या होगा, जैसे ही आप रिवर्सिबली हीट ट्रांसफर करोगे सिस्टम और सराउंडिंग आपस में हर स्टेट पे थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। हमने पढ़ा था रिवर्सिबल प्रोसेस में कि ऐसे प्रोसेस जिनमें सिस्टम और सराउंडिंग हर स्टेज पे प्रोसेस के पूरे प्रोसेस के दौरान क्या रहे, थर्मली इक्विलिब्रियम में रहे या फिर इक्विलिब्रियम में रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब आप रिवर्सिबली हीट ट्रांसफर करते हो तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहते हैं, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो ये जो T है ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अब ये कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी और डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी। तो सिस्टम का जो टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा। तो जो भी आप हीट ट्रांसफर करोगे वो सिंपली कहाँ जाएगी, वो सिंपली आपका एंट्रोपी को बदलने में लग जाएगी। किसमें लग जाएगी, एंट्रोपी को बदलने में लग जाएगी। तो आपका सारा का सारा हीट जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिवर्सिबली ट्रांसफर will be a measurement of change in entropy. Or just like any other thermodynamic variable, entropy is a state function, depends on initial and final state. ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये एंट्रोपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है और अब हम देखेंगे कि कैसे एंट्रोपी से हम बाकी सब चीज़ों का जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एंट्रोपी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। जैसे एंट्रोपी जो है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एनर्जी टू डू वर्क। यानी कि वो पार्ट जो काम नहीं कर रहा है, यूजलेस वर्क है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, डिसऑर्डर फैला रहा है। अब किसी भी चीज को अव्यवस्थित करने में अगर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं तो मेरा काम क्या हुआ। बेसिकली अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे मेरे कमरे में किताबों को एक जगह पे अरेंज करना है, ठीक है, तो उनको अरेंज करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, समझना इस चीज को। मैं आया, मैं बुक्स लेकर आया, बीच में कुछ पड़ा हुआ था, मैंने उसको साइड में किया, ठीक, इधर पर्दा रखा हुआ था, मैंने उसको हटाया, ठीक है, मैंने अरेंज किया, ठीक है, मैंने शेल्फ साफ की। तो मेरा एक्चुअल में जो वर्क था वो क्या था, अंदर आना, बुक्स रखना। तो इसमें जितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ दैट इज माय यूजफुल वर्क। जो बीच में किताब, जो बीच में पर्दे आए, जो बीच में कचरा आया, जो टेबल आई, उनको साफ करने में, उनको हटाने में जो मेरा वर्क था वो मेरा किस काम का, वो हुआ आपका यूजलेस। तो सिस्टम क्या करता है, आपको जब यहां से आके किताब को अंदर रखना है तो आप सिर्फ वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप अंदर आए और आपने बुक्स रखी। दैट इज नॉट योर टोटल एनर्जी एक्सचेंज। योर टोटल एनर्जी एक्सचेंज इज अंदर आना, कचरा साफ करना, शेल्फ साफ करना, पर्दा हटाना एंड देन बुक रखना। लेकिन आपका उसमें काम का काम कितना है, आना और बुक रखना। तो बेसिकली कभी भी कोई प्रोसेस होता है तो वो उस प्रोसेस को, जो आप प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो, एंटरिंग एंड कीपिंग द बुक, उसके अलावा जो भी फालतू के काम है उनको भी करना पड़ता है। तो आपका टोटल एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, यूजफुल वर्क विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सम नॉन यूजफुल वर्क या यूजलेस वर्क। तो एंट्रोपी उस चीज की गणना करता है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, सिस्टम उतना ही अपनी एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ यूजलेस वर्क। तो इट इज द सिस्टम्स अनअवेलेबिलिटी टू डू वर्क, ऑल्सो अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। हायर द एंट्रोपी ग्रेटर द डिसऑर्डर, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। थर्मोडायनेमिक्स में ये एक पैरामीटर है जो किसी स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम एट द एटॉमिक और आयनिक और मॉलिक्यूलर लेवल भी बताता है कि किसी एटॉमिक, आयनिक, मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसऑर्डर कितना है। बेसिकली दुनिया के हर कंडीशन में, ठीक है, दुनिया की हर चीज में आप क्या निकाल सकते हो, डिसऑर्डर निकाल सकते हो।
अब आप कहोगे सर ये तो एटॉमिक, आयनिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने कहा था बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली मैं एक एटम, एक आयन और एक मॉलिक्यूल की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो पूरे बल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पूरे बल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पूरे बल्क में एटॉमिक, आयनिक, मॉलिक्यूलर लेवल पे जितना डिसऑर्डर किसी पर्टिकुलर स्टेट पे रहेगा वो उसका एंट्रोपी कहलाएगा, और हम उसका चेंज पढ़ेंगे जिस तरह हम बाकी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का चेंज पढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो एंट्रोपी समझ में आया तो आपको एक डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों मूव करता है। उसका रीजन ये है कि आप कभी भी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देखना चाहोगे, किसको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देखना चाहोगे, तो आपके पास जो है डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी। यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ऐसे प्रोसेस जो यूनी डायरेक्शनल हो, ठीक है, बाई डायरेक्शनल ना हो, यूनी डायरेक्शनल हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करें, रिवर्ट ना किए जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और उसी के बारे में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है, एस ऑफ सिस्टम प्लस एस ऑफ सराउंडिंग विल इंक्रीज, यानी कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस होगा अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो ओवरऑल एंट्रोपी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। हम जैसे जो इंजन्स के बारे में पढ़ते हैं, मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी मशीन 100% आउटपुट नहीं देती है, ठीक है, यानी कि कोई भी आउटपुट आपको जितना एनर्जी वो यूज़ कर रहा है उतना आपको आउटपुट बना के नहीं देगा, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन डिसऑर्डर बढ़ाने में लग जाएगा, और जितना चीज़ें अपने आप होंगी डिसऑर्डर उतना ही यूनिवर्स का इंक्रीज होगा। तो एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम। सेकेंड लॉ क्या बताता है, that the changes in the entropy in the universe can never be negative, यानी कि टोटल जो एंट्रोपी है कभी भी घटेगी नहीं, चीजें अपने आप ऑर्गेनाइज कभी नहीं होंगी। सोच लो, दिमाग में एक चीज सोचो, क्या अगर मैं अपने कमरे को एक पर्टिकुलर हर चीज बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रख के जाऊं और अगर मैं 5-6 दिन बाद आऊं तो क्या मुझे उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज मिलेगा क्या? हाँ, नहीं मिलेगा, क्योंकि चांसेस ये है कि डिसऑर्गेनाइज हो जाए, कहीं मकड़ी के जाले, कहीं किताबें गिरी हुई पड़ी हैं, ठीक है। जैसा हम क्लासरूम में एंटर करते हैं फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, सब चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित रहती हैं, जब जाते हैं तो कैसी हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती हैं। तो ये नेचर का काम है डिसऑर्डर को बढ़ाना। तो एंटायर यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, बढ़ता है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके बहुत सारे स्टेटमेंट और हैं, ठीक है, केल्विन स्टेटमेंट करके कुछ होता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट करके कुछ होता है, ठीक है, वो इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ फिजिक्स। और यहाँ पे हमें सिर्फ एंट्रोपी के बारे में समझना था जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एज अ वेरिएबल यूज होता है। अब एंट्रोपी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कि हम एंट्रोपी का साइन देख लें। साइन का मतलब क्या है, बेसिकली आप एंट्रोपी तो मेजर नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, एंट्रोपी में चेंज। तो एंट्रोपी पॉजिटिव हुई है या नेगेटिव हुई है? सर अभी तो आपने कहा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंटायर यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ेगा, तो मैंने ये कहा ना कि यूनिवर्स का बढ़ेगा, सिस्टम का तो कम हो सकता है, यानी कि डेल्टा एस सिस्टम जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, आइसो एंट्रोपी हो सकता है। कहने का मतलब है कि सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ और घट दोनों सकता है, ठीक है, लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस तो टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा ड्यू टू स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो सर क्या होगा, तब घटेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको साइन प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली हमको ये देखना है किस में रैंडमनेस बढ़ती है, किस में डिसऑर्डर बढ़ती है। अच्छा, रैंडमनेस पर जाने से पहले एक चीज आपसे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक कॉइन है, अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, एक कॉइन है, ठीक है, मैं आपसे बोलूं हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%, टेल्स आने की 50%। अब मैं हेड को
एक मेरा एक वेरिएबल मान लेता हूँ हेड, कि मुझे हर बार कॉइन पे हेड चाहिए। तो अगर एक कॉइन है तो कितनी प्रोबेबिलिटी, 50%। अगर मैं 2 कॉइन्स लूँ और दोनों को टॉस करूँ, दोनों पे हेड आए, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, राइट। तो 2 कॉइन उछालने पे दोनों पे हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी अब कितनी होगी, 25%। 3 कॉइन उछाल रहा हूँ, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है। इसी तरह 4 और पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, यानी 12.5%। यानी एक कॉइन था तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%। 2 कॉइन थे तो दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 25%। 3 कॉइन हुए, राइट। तो 12.5% हो गई तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगर ये एक स्पेसिफिक एच यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो कोई रैंडम इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यानी कि हेड के अलावा कुछ और आ जाए, तो रैंडम की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 50%, ठीक है। अब हेड हेड स्पेसिफिक है, बाकी सारे रैंडम है, तो रैंडम आने की प्रोबेबिलिटी 75%, और तीनों हेड है, ठीक। आप बढ़ाओगे एच एच एच, 3 पार्टिकल कर दिए अब आपने, तो बढ़ते ही रैंडमनेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 87.5। यानी जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे एक रैंडम इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे डिसऑर्डर बढ़ेगा, केओस बढ़ेगा, ठीक है। आप सबने मार्वल एवेंजर्स देखी होगी, उस मार्वल एवेंजर्स में जो विलेन होता है वो यही बोलता है कि जितना पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उतना ही केओस बढ़ाएगा, सिस्टम उतना ही केओटिक होता जाएगा, राइट। तो वो थर्मोडायनेमिक्स का यूज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका रैंडमनेस इंक्रीज होगा। लेकिन सिर्फ पार्टिकल के आधार पर हम बोलें कि एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा, ये तो गलत है। तो देखते हैं किस किस चीजों पे एंट्रोपी चेंज होती है। विद चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर एजिटेशन बढ़ेगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, ज्यादा तेजी से भागेंगे, बेसिकली उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, उनके मॉलिक्यूलर मोशन, उनके वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो उस वजह से क्या होगा, जैसे ही वाइब्रेशन कम है, चीजें एक जगह पर है, व्यवस्थित है, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन बढ़े, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से अपनी जगह से टू एंड फ्रो मूव करने लगे, या फिर गैसेस हैं तो वो रैंडमली ज्यादा तेजी से कंटेनर को हिट करने लगी, तो उनके बीच में केओस बढ़ गया, डिसऑर्डर बढ़ गया, तो एंट्रोपी बढ़ गया। तो अगर ऐसा हुआ तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। मैं बार बार SYS यूज करूंगा, ये सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। सेकेंड, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पार्टिकल के पास एक बड़ा साइज रहेगा, ठीक है, जिसमें वो रैंडमली अपने आप को किसी भी XYZ कोऑर्डिनेट में प्लेस कर सकता है। मान लीजिए एक छोटा कंटेनर है तो उसके पास XYZ कोऑर्डिनेट्स कम है, बड़ा कंटेनर ले लिया तो उसके पास एक लार्जर वॉल्यूम है, तो वो कहीं भी रैंडमली उसके मिलने की रैंडमनेस बढ़ गई, राइट। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो एंट्रोपी भी बढ़ी, तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, ठीक। फेस चेंज, ये तो हमें पता है कि गैस ज़्यादा रैंडम होती है लिक्विड से, और लिक्विड ज़्यादा रैंडम होता है सॉलिड से, लेकिन सॉलिड और लिक्विड से गैस कहीं ज़्यादा रैंडम होती है, क्योंकि पार्टिकल आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं, इसीलिए गैस सबसे ज़्यादा रैंडम। तो ये इसका जो चेंज होगा, ठीक है, वो सबसे कम होगा। बेसिकली एंट्रोपी चेंज फॉर अ गैस विल ऑलवेज बी लेस देन लिक्विड देन फॉर सॉलिड, ठीक है। बट ये इतना बड़ा है इसीलिए हम इन दोनों को इससे कभी भिड़ाते ही नहीं है, राइट। तो जनरली हम क्या बोलेंगे, गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है लिक्विड और सॉलिड से, इनफैक्ट कई ज़्यादा होती है, ठीक। देखो आगे चौथा पॉइंट केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज केमिकल रिएक्शन देख के होता है। बेसिकली अभी हमने क्या कहा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड और लिक्विड में एंट्रोपी चेंज बहुत स्मॉल होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में
सॉलिड लिक्विड इन्वॉल्व है, तो वही कि जहां ज्यादा लिक्विड होंगे वो ज्यादा एंट्रोपी वाला होगा, ज्यादा डिसऑर्डर होगा। जहां कम लिक्विड्स होंगे वहां पे कम एंट्रोपी होगा। अगर कोई रिएक्शन सॉलिड पार्टिकल ज्यादा बना रही है तो एंट्रोपी कम हो रही है, अगर लिक्विड पार्टिकल ज्यादा बना रही है तो एंट्रोपी ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। यहाँ पे जैसे ग्रेफाइट है और डायमंड है, दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट की एंट्रोपी थोड़ी ज्यादा है डायमंड से, क्योंकि ग्रेफाइट में एक लूज बॉन्ड होता है। ठीक है, और लेयर्ड फॉर्म होता है जो कि लुब्रिकेशन के भी काम आता है, और डायमंड में चारों के चारों कार्बन टेट्रावेलेंटली बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये ज्यादा रैंडम है, इसका डिसऑर्डर ज्यादा होगा। गैसेस के लिए क्या बोलें, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो, यानी कि अगर मान लो ए गैस 2b गैस, तो देखो एक गैस पार्टिकल और दो गैस पार्टिकल, अभी हमने बात की थी जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स पार्टिकल बढ़ेगा वैसे वैसे डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। अगर लेस देन 0, यानी कि यही अगर मैं उल्टा ले लूं, अगर यहां पे हम उल्टा ले लें तो यहां पे दो पार्टिकल और यहां पे एक पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैसियस कम हो रहे हैं, इसलिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों तरफ सेम गैस पार्टिकल है तो डेल्टा एस 0 नहीं होगा। फिर क्या देखेंगे कि सॉलिड है कि लिक्विड है, राइट, जो हमने पहले बात की थी। क्लियर, आगे बढ़े और भी देखते हैं। एटॉमिसिटी इंक्रीज होगी तो डिसऑर्डर बढ़ेगा। एटॉमिसिटी क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक, जैसे एक मोल में इन दोनों का ले लेता हूं, तो देखो NO के पास 2 एटम है, NO2 के पास 3 एटम है, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा। CH4 के पास 5 है और इसके पास 8 है, इसलिए इसकी एंट्रोपी ज्यादा। समझ में आ गई बात। फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी, अगर एटॉमिसिटी भी सेम हो, अमाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम हो, तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे ये बोलूं N2O, ठीक है, और CO2, यहां पे देखो N2O 14 to 28 प्लस 16 कितना हुआ 44, इसका 12 प्लस 32 44, एटॉमिसिटी सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम। तब क्या देखेंगे, तब देखेंगे सिमेट्री, तब हम देखेंगे इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। जैसे ये लीनियर है तो इसका एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी कि कुछ ना कुछ एंट्रोपी वाइज तो डिफरेंट होता ही है, बस नजरिए को देखने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। अगला है इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इंक्रीजेस, ये पता है हमको, बट इट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये पॉइंट यहां पे ध्यान देना, रिवर्सिबल में टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जो भी सिस्टम में चेंज होगा वही चेंज सराउंडिंग में होगा रिवर्सिबल के अंदर। इरिवर्सिबल के अंदर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो रिवर्सिबल में क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, और ग्रेटर देन 0 होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो कि हमारे नेचुरल प्रोसेस होते ही हैं, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है ही से। ठीक, और अगर जनरल बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से तो ज्यादा होता ही है इन एवरी पॉसिबल सिनेरियो। क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को। अगली हम चीज देखेंगे फर्स्ट लॉ से एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी आपकी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो हमें पता है du इज इक्वल टू dq प्लस dw, तो यहां से आके माइनस pdv था तो इधर प्लस dv हो गया, तो dq इक्वल टू du प्लस pdv है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ t से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया dq बाई टी, du बाई टी, pdv बाई टी। ये आपको पता है क्या होता है, एंट्रोपी का चेंज। ठीक, आइडियल गैसेस के लिए हम क्या बोलेंगे, du बाई टी को ncv dt बाई टी। ठीक, यहां तक आ गई बात समझ में। और p बाई टी को क्या बोल सकता हूं, PV इक्वल टू एनआर टी, तो P बाई टी को मैं क्या लिख दूंगा, NR बाय V। ठीक, देखो तो DS सिस्टम क्या हो गया, NCV dt बाई टी। ठीक,
और P बाई टी की जगह NR बाई वी dV, ये हो गया क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P2 बाई P1। जनरल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे डेल्टा एस NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, राइट। तो T2 बाई T1 V2 बाई V1, ठीक, यहाँ पे CV है, ठीक। हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, प्रेशर का टर्म लेकर आ सकते हैं, राइट। तो जब आप प्रेशर का टर्म लेकर आओगे, जैसे P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, T2 बाई T1 की जगह पे क्या लिख देंगे, हम बेसिकली यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है, किसका, V2 बाई V1 का। तो V2 बाई V1 का चेंज क्या होगा, P1 बाई T1, ठीक है, T2 P2, ये हो जाएगा V2 बाई V1। तो यहाँ से V2 बाई V1 आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो ये P1 T2 T1 P2 मल्टीप्लाई होगा, तो CV और एक R वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा, जिससे CV प्लस R CP के बराबर हो जाएगा, और ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। तो ये आप यूज कर सकते हो ओवरऑल किसी भी प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये फैक्टर गायब हो जाएगा। इसी तरह आगे हम देखते जाएंगे कि ये अगर जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास है तो कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस में इक्वेशन चेंज होती है। जैसे आइसोथर्मल बोला है, तो आइसोथर्मल में क्या करोगे, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम। तो ln1 की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास क्या बचा, NR ln V2 बाई V1 या फिर NR ln P1 बाई P2, ये भी बोल सकते हो आप, NR ln P1 बाई P2। समझ में आ गई बात। आइसोबारिक में क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये फैक्टर गायब, ये फैक्टर गायब, तो NCP ln T2 बाई T1 हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक। तीसरा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो ये फैक्टर गया, तो NCV ln T2 बाई T1 आपका डेल्टा एस सिस्टम हो गया, ठीक। चौथा एडियाबेटिक है। अच्छा, एडियाबेटिक में जाने से पहले अगर हम आपसे ये बोलें कि डेल्टा एस का इक्वेशन क्या था, Q रिवर्सिबल बाय T, यानी कि अगर आपका एडियाबेटिक है तो Q तो 0 हो गया, तो डेल्टा एस कितना हो जाना चाहिए, 0। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। आपका जो जनरल एक्सप्रेशन है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एडियाबेटिक में रहेगा। डेल्टा एस सिस्टम आपका 0 कब होगा, वो होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए। तो एडियाबेटिक नहीं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, 0। समझ में आ गई बात। इरिवर्सिबली में क्या होगा, मेजरमेंट जो होगा डेल्टा एस का वो नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि इरिवर्सिबली में आपका कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एनर्जी आप दो और उसमें डिसऑर्डर में चेंज ना हो, ठीक है। यानी नेचुरल प्रोसेस जो होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होंगे, जो भी नेचर में अपने आप हो रहे होंगे, उनमें कुछ ना कुछ एंट्रोपी का बदलाव तो आएगा, और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। क्लियर, आगे बढ़े, समझ में आ गई बात। क्योंकि यहाँ पे खुद ही देखो, आप अगर रिवर्सिबल की बात कर रहे हो तो डेल्टा एस सिस्टम अगर 0 हो गया तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होता है रिवर्सिबल के लिए, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हो तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, अपने आप नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कर लो, रिवर्सिबल प्रोसेस कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, और अगर जो कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है वो स्पॉन्टेनियस है तो टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। आगे बढ़ते हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शंस। रिएक्शंस के लिए अगर अपन देखें तो प्रोडक्ट की एंट्रोपीज माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपीज का डिफरेंस आपका एंट्रोपी चेंज कहलाएगा। फेज चेंज में डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी की जगह हम क्या ले लेंगे, डेल्टा एच बाई टी। समझ में आ गया, ये आपका एंट्रोपी चेंज हो गया इसके लिए, रिएक्शन के लिए। सो मच फॉर द एंट्रोपी। व्हाट एंट्रोपी टेल्स यू, दैट द प्रोसेस व्हेन इज इरिवर्सिबल विल बी अकम्पनीड बाय चेंज इन टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक। तो सर हमने जो एक बात पढ़ी वहां पर कि एंट्रोपी आपको यूजलेस वर्क कैलकुलेट करने के काम आता है, यानी कि जो डिसऑर्डर बढ़ाने में कम लग रहा है, जो वर्क हो रहा है डिसऑर्डर को बढ़ाने में, बदलने में, ठीक है। यूजफुल पार्ट क्या है,
वो एनर्जी जिससे मुझे काम लेना है वो क्या है, उसका मेजरमेंट आपको ये बताएगा, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली यूनिवर्स का वो पार्ट है जो एक्चुअली में वर्क कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, जब मैं एंटर हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने बुक्स रखी, लेकिन सिर्फ बुक्स नहीं रखी, बीच में फालतू का कचरा भी हटाया, पर्दा हटाया, ये हटाया, वो हटाया। उसमें जो मेरा वर्क हुआ उसको मैंने क्या कहा, यूजफुल वर्क। समझ में आ गई बात। तो सॉरी वो वाला यूजफुल नहीं, वो तो फोकट का था। यूजफुल क्या था, आना और किताब रखना। लेकिन इस पूरे दौरान मैंने सिर्फ आया और किताब नहीं रखी, हमने बाकी का यूजलेस वर्क भी किया। तो यूजफुल वर्क को मेजर करने के काम आता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट मेजर्स द यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ thermodynamic system at a constant temperature and pressure. Gibbs energy is the capacity of system to do non-mechanical work and delta G measures the non-mechanical work done on it. क्या होगा, मैकेनिकल मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाला वर्क, ये आपको नहीं बताएगा। गिब्स एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जैसे किसी भी सिस्टम में आप वो एनर्जी लो जो कि आपका टोटल एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, उसमें से अगर मैं वो वर्क माइनस कर दूं जो कि एंट्रोपी को बदलने में लगता है, तो बचा हुआ जो एनर्जी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गिब्स एनर्जी। वही हमारा यूजफुल वर्क कैलकुलेट करने के काम आएगा। गिब्स एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ क्लोज सिस्टम। किसी सिस्टम में से आप कितना यूजफुल वर्क ले सकते हो, गिब्स एनर्जी उसका आकलन करता है। गिब्स एनर्जी एक केमिकल पोटेंशियल है जो कि कम होता है। बेसिकली गिब्स एनर्जी वो एनर्जी है जो कि क्या होती है, इक्विलिब्रियम पे आते आते अपने आप को मिनिमाइज करके पहुंचती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है किसी भी स्टेट का सबसे स्टेबल स्टेट है। आउट ऑफ n नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो सबसे स्टेबल है। तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा तो अपने g की वैल्यू को मिनिमाइज करके अचीव करेगा, ठीक है। ये गिब्स फ्री एनर्जी बताता है। एवरी सिस्टम सीक्स टू अचीव अ मिनिमम ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक है। कोई सिस्टम कितना ज्यादा अपनी गिब्स एनर्जी को कम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा कम करेगा, यहां पर है, एक बार यहां से यहां आया, ये पार्ट क्या कहलाएगा, यूजफुल वर्क। यहां से आया तो ये क्या कहलाएगा, यूजफुल वर्क। तो गिब्स एनर्जी अपना कितना वैल्यू नीचे ले जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड यूजफुल वर्क के काम आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि सिस्टम मिनिमम टू मिनिमम गिब्स एनर्जी पे चला जाए। क्लियर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे G इक्वल टू H माइनस TS होता था, तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ चेंज मेजर किया। स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कांस्टेंट टेम्परेचर तो T बाहर, डेल्टा S। अगर डेल्टा G एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेस देन 0, यानी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, स्पॉन्टेनियस। यानी कि मैं अब सिर्फ आपकी एंट्रोपी के आधार पे नहीं बताऊंगा स्पॉन्टेनिटी क्या है। देखो, जब हम इक्वेशन देख रहे हैं G इज इक्वल टू H माइनस TS, ठीक। तो देखो H जो है वो है एंथैल्पी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज। उसमें से रैंडमनेस वाला वर्क मैंने निकाल दिया, तो बचा क्या, यूजफुल वर्क, ठीक है। तो H जो है, H मिनिमाइज होगा तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी। S बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ओवरऑल जो G होगा उसकी वैल्यू और कम 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 होती जाएगी। तो डेल्टा G अगर लेस देन 0 है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, 0 है तो रिवर्सिबल है, और ग्रेटर है 0 से तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होगा, अपने आप प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगा। ये चीज आ गई समझ में। ये टेबल से देख लेते हैं, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G। अगर हम यहाँ पे बोले कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है, तो देखो अगर डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, तो ये फैक्टर नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो डेल्टा G क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी कि डेल्टा G ऑलवेज नेगेटिव। जब डेल्टा G नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, या प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन बोल दो या प्रोसेस बोल दो। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, डेल्टा G ऑलवेज पॉजिटिव। और डेल्टा G जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन या प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। चलो आगे आ जाते हैं। फिर अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S भी पॉजिटिव है, तो देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो अब देखा जाएगा कि इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा।
ये अगर पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है तो मैं चाहूंगा इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होगा तो माइनस साइन का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, यानी रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा। यानी कि मैं इसको बड़ा करने के लिए टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा रखूं। क्या रखूं? ज्यादा से ज्यादा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो हायर टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव है और टी की वैल्यू कम है तो ये डोमिनेट कर जाएगा, ओवरऑल इसका साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव होते ही प्रोसेस नॉट स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात? अब अगर दोनों नेगेटिव है, राइट, दोनों नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव हो गया। यानी कि ये नेगेटिव है तो मैं चाहूंगा कि ये बड़ा हो, क्योंकि ये नेगेटिव तो इसको मिला के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या चाहूंगा? ये वैल्यू कम हो, ये वैल्यू ज्यादा हो। इसको कम करने के लिए मैं टेम्परेचर क्या लूंगा? कम लूंगा। तो दोनों नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस कैसा? स्पॉन्टेनियस। और अगर ये बढ़ गया तो ये माइनस माइनस प्लस, ये बढ़ जाएगा, पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव छोटा हो जाएगा, ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव। तो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा प्रोसेस। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये आपका चार्ट है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन है? देखो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू पता है आपको क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट। ठीक, ये इक्वेशन आपको याद करना है। ठीक, डेल्टा जी क्या होता है? जीरो होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो जब ये जीरो हुआ तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू। अब क्यू क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके बराबर हो जाता है? के के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? यहां से हम नर्न्स इक्वेशन भी डिराइव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, राइट। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो है, ठीक है, तो आर टी एल एन के पॉजिटिव हो गया, राइट। आर टी एल एन के पॉजिटिव हो गया तो एल एन के पॉजिटिव हो गया, एल एन के पॉजिटिव हो गया तो के ग्रेटर देन वन के लिए एल एन के पॉजिटिव होगा। तो जब डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो तो के ग्रेटर देन वन। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये ग्रेटर देन जीरो तो ये लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी जीरो होता है। ठीक, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड यूजफुल वर्क। अब इतनी देर से हम कह रहे हैं यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, कैसे हम ये कैसे मान लें? चलो, जब कभी भी वर्क जो होता है, वर्क दो तरीके का होता है। एक वर्क वो जो कि एनर्जी ट्रांसफर करेगा और उसी का कुछ पार्ट होता है जो कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन, सराउंडिंग और सिस्टम को, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को पुश करता है, यानी कि उसमें वो एनर्जी यूज करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्क कहलाएगा। तो जो W है वो W एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन। तो मुझे ये नॉन एक्सपेंशन जो है ये मेरे को कितना यूज का काम है वो बताएगा। देखो, Q को मैं T डेल्टा एस लिख सकता हूँ क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q T डेल्टा एस हो गया। डेल्टा U एक्सपेंशन वाला वर्क क्या कहलाता है? P डेल्टा V, और ये W नॉन एक्सपेंशन, राइट। डेल्टा U प्लस P डेल्टा V क्या होता है? डेल्टा H, और ये उधर गया तो माइनस का डेल्टा H हो गया, इज इक्वल टू W नॉन एक्सपेंशन। माइनस कॉमन ले लूंगा तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S क्या होता है? डेल्टा G। तो यहाँ से W नॉन एक्सपेंशन क्या आ गया? माइनस का डेल्टा G, क्योंकि ये कॉमन लिया तो बाहर गया। डेल्टा H माइनस T डेल्टा S क्या हो गया? डेल्टा G ऑफ नेगेटिव। तो ये क्या होता है? डेल्टा G का नेगेटिव वैल्यू आपका नॉन एक्सपेंशन, यानी वर्क डन यूजफुल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा G। यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी उतना ही वैल्यू आपका यूजफुल वर्क कैलकुलेट करने के काम आएगा। मैथमेटिकली ये चीज प्रूव कर दी है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में सबको? चलो, बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात करता है। आप किसी भी स्टेट फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं जान सकते, लेकिन थर्ड लॉ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू किसी स्टेट फंक्शन की जानने को देता है, और वो है किसकी? एंट्रोपी की। ये बोलता है जब दुनिया में, जब पूरे ब्रह्मांड में, जब पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मोस में सब शांत है, सब शांत है, सब मतलब सब, इवन एक आयन और एक एटम भी शांत है, तब क्या होगा? तब आपका एंट्रोपी जीरो हो जाएगा। यानी सिस्टम में कोई भी रैंडमनेस नहीं रहेगा, इवन एक छोटा सा वाइब्रेशन भी नहीं रहेगा। यानी कि सब चीजें कंप्लीटली परफेक्टली कैसी होंगी? ऑर्डर्ड होंगी। ठीक है, एंट्रोपी डिसऑर्डर वहां पे होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बारे में बात करता है।
द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज 0। यानी 0 केल्विन पे परफेक्ट क्रिस्टल अगर कोई है तो उसका एंट्रोपी 0 होगा। मैं परफेक्ट क्रिस्टल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इम्परफेक्शन आने से डिसऑर्डर आ जाता है, और डिसऑर्डर अगर कुछ है तो एंट्रोपी की वैल्यू 0 नहीं है। ये बात करता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर एनी प्योर सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड, जैसा हमने बात की। कैसे? किसी टी टेम्परेचर पे एंट्रोपी कितनी है और 0 केल्विन पे कितनी है, अगर दोनों का डिफरेंस ले लूं तो मैं क्यू रिवर्सिबल बाई टी को 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दूं तो मैं निकाल सकता हूं चेंज इन एंट्रोपी। ठीक। अब 0 केल्विन पे कितना होता है? 0। किसके लिए? परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए। तो ये S 0 केल्विन पे 0 हो गया, तो एस टी की वैल्यू आ गई यहां से, कितनी आ गई? क्यू रिवर्सिबल बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये हमारा यहां पर अंत होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का और इस चैप्टर का भी। ठीक है।